किसान भाइयों, सालों पहले आपने मुझे हजारों लाखों की सभा में गर्जना करते देखा होगा। आज दुर्भाग्य की बात है कि मुझे चलने में तकलीफ है, बैठने में तकलीफ है, बोलने भी तकलीफ है, आंखें धुंधली हो गई है। लेकिन मैंने ये एक प्रण लिया है, निश्चय किया है कि जब तक हिंदुस्तान के सारे किसान कर्ज मुक्त नहीं होते तब तक मैं ये आंखें नहीं मिटने वाला हूँ। किसान यूनियन 1982 में 31 अक्टूबर 1982 में वर्धा में स्थापन हुई थी और उसका संविधान जो है वो संविधान में किसान की व्याख्या बड़ी स्पष्ट रूप से दी गई है। किसान कौन होता है? किसान वो नहीं कि जिसके पुरखों की जमीन है या जिस जो जमींदार के घर में पैदा हुआ है वो किसान नहीं है। किसान की व्याख्या हमने बनाई है कि जिसका पेट जमीन पर है वही किसान कहलाएगा, बाकी के लोग किसान नहीं कहलाएंगे। मुझे याद है मैंने ये राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सारे प्रधानमंत्रियों को यह सलाह दी थी कि आपको किसी खेती के बारे में सलाह लेनी हो तो आप ऐसे आदमी की लीजिए, ऐसे एक्सपर्ट की लीजिए कि जिसका खेत पेटी पे है। जो खेती पे पेट नहीं है उसका एक्सपर्ट आपने कभी उसकी सलाह कभी मानना नहीं। अब बात यह है कि ये संविधान में किसान संगठन के उद्देश्य क्या दिए हैं। पहली बात यह है कि हम मंडी की आजादी में बहुत श्रद्धा रखते हैं, मंडी की आजादी में, और इसी साथ में तंत्र ज्ञान की आजादी में। तंत्र ज्ञान में ना कोई बुरा होता है ना कोई अच्छा होता है, लेकिन हर तंत्र ज्ञान का विकास करने का, संशोधन करने का हक हर आदमी को होना चाहिए। और उसके बाद में जो संशोधन तैयार होगा उस संशोधन के स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये किसानों की जिम्मेवारी है, उन पर ये छोड़ना चाहिए। किसी ने उन पर ये जोर नहीं करना चाहिए कि आप यही टेक्नोलॉजी, यही तंत्रज्ञान स्वीकार कर लो। अब एक नई कल्पना इस संविधान में रखी गई थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा जो संगठन बनता है तो हमेशा इस संगठन का अपने वाले कौन और अपने प्रतिपक्ष वाले कौन, उसका जवाब बड़े स्पष्ट रूप से आना चाहिए। तो हमने ये दिया था कि हम लोग जो है वो भारतवासी है और जो प्रतिपक्षी है वो इंडिया वासी है। यानी कि जो इंडिया कोई ये भौगोलिक कल्पना नहीं है, ये कोई विभाजनवादी कल्पना नहीं। इसका अर्थ ये है कि इंडिया वो है कि जिसने साम्राज्यवाद खत्म होने के बाद भी साम्राज्यवाद का वारिस्ता पाया है, और भारत वो है कि जिसकी दूसरे बार यानी गोरा अंग्रेज जाके काला अंग्रेज आने के बाद भी फिर एक बार शोषण हो रहा है। ये ऐसी स्पष्ट व्याख्या बनाई। और हर संगठन का एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होगा? तो मैंने कहा कि हमें मंडी की आजादी चाहिए और तंत्रज्ञान की आजादी चाहिए। और एक स्लोगन हमने बनाया था कि किसानों को भीख नहीं चाहिए, छूट नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, उनको केवल उनके पसीने का मोल चाहिए। वो मिल जाता है तो फिर उनको पूरा तरह से न्याय मिल जाएगा, ये हमारा विश्वास है। अब जब हम कहते हो लागत मूल्य, तो लागत मूल्य का अर्थ उत्पादन खर्च क्या होता है, तो उसका अभी थोड़े समय में विश्लेषण होगा या एक प्रदर्शन होगा जिसमें लागत मूल्य का मतलब क्या होता है वो समझाया जाएगा। लेकिन उसके साथ में ये भी बात होगी कि उत्पादन खर्च के साथ साथ में दूसरा एक तरीका है कि एक एक आइटम लेकर उसका उत्पादन खर्च निकालने के बजाय एक इंडेक्स बेस्ड सिस्टम हो जाए कि जिसमें सारे जो निविष्ठा है उन निविष्ठाओं की एक इंडेक्स बनाया जाए, और निविष्ठा के अनुसार अगर निविष्ठाओं की कीमत 150% से बढ़ी है तो सारी हमारी कीमतें भी 150 से बढ़नी चाहिए। विदर्भ में जहाँ सबसे ज्यादा खुशी हुई थी वहां ये बताया जाता है कि एक समय था जहाँ 1 क्विंटल कपास बेचने से 1 तोला सोना आ जाता था। अब इस तरह की कीमत मिलना कोई मुमकिन नहीं है, लेकिन इस बार ये टालने के लिए हमने एक तरीका ढूंढा। वो तरीका ये है कि जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी है उनको मालूम है कि खुली मंडी में जहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है वहाँ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तो लागत मूल्य निकल ही आता है। तो अगर हस्तक्षेप ना रहे तो हस्तक्षेप नहीं है, ऐसे मंडी में जो कीमत निकलेगी उससे भी हमें समाधान रखना चाहिए। अब इसके साथ में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि
ये जो बात मैंने कही पहले कि पेट जिसका खेती पे उसे ही धरना है, तो हमारे अलग अलग राज्यों में जो संगठन है, वो संगठन में शेतकरी संगठन महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में व्यवसायिक संगम है, और कर्नाटक में वैतु संगम है, कर्नाटक केरला में कृषक कोट्टायामा है। हर एक जगह दो ही नाम है, शेतकरी संगठन जैसे दो नाम है, दो शब्द है। एक शब्द का मतलब होता है किसान वाचक और दूसरे शब्द का मतलब होता है संगठनवाचक। इस तरह का संगठन हमने करीब करीब 18 राज्यों में फैलाया है। उसमें से 18 राज्यों में से बहुत सारे यहाँ हाजिर भी है, और दूसरे 14 राज्य जो है, 14 संस्थान ऐसे भी है कि जो किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य नहीं है और फिर भी किसानों के नेता है। उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको ये आह्वान करता हूं कि आज तक आपको किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़ने का मौका शायद नहीं मिला, लेकिन आप में से जो ऐसे स्टेट से आते हैं, हर एक स्टेट में पहले तो गांव लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर तालुका लेवल की होती है, तालुका लेवल के बाद जिला लेवल की होती है और राज्य लेवल की होती है। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी सिर्फ वो संगठन आते हैं जो राज्य स्तर पे जिनका अस्तित्व है और जिनको चुना जाता है। अब एक बात ऐसी हो गई कि बिहार में मैं जब गया तो वहाँ किसान वाचक जो शब्द है उसका शब्द था, किसान का मतलब होता है वहाँ जिसकी जमीन है वो जमींदार होता है। तो इसके लिए उसको खेती हर संगठन नाम लिया गया, इसलिए कि खेती का मतलब बिहारी स्थानिक भाषा में ये होता है कि वो खेती पे खुद मजदूरी करता है या खुद कष्ट करता है। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सारे जो किसान आंदोलन का दर्शन है, वो दर्शन एक सूत्र से, एक धागे से बुना हुआ वस्त्र है, महावस्त्र है। इसमें एक ताना होता है, एक बाना होता है। हर बुनकर जानता है ताना बाना होता है। ये ताना क्या है और बाना क्या है? तो मैं कहता हूँ कि ताना और बाना दोनों में दो बहुत ही अद्भुत बातें रखी गई है। पहली बात यह है कि हर किसान अपनी जमीन में, जमीन और आकाश के संयोग के कारण क्या चमत्कार होता है पता नहीं, लेकिन एक दाना बोता है तो उससे 1000 दाने निकल आते हैं। ये जो गुणाकार है वो गुणाकार एक नैसर्गिक चमत्कार है और उसी से का कारण उत्पादन होता है। जो 1000 दाने बनते हैं उसके कारण किसान को जो ऊपरी मूल्य बनता है और उसके कारण जो किसानों को फुर्सत मिलती है, वो फुर्सत के कारण ही सारी तरह की चीजें जो समझो ट्यूबलाइट है या फैन है या टाचनी से लेकर विमान तक सारी चीजें जो बनती है देश में या सारी दुनिया में, वो सारी किसान के जो किसान को ज्यादा अतिरिक्त धान पैदा करता है उसके कारण निकलती है। और उसके साथ में एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ये नहीं कि मैं जो बात कही कि मंडी की आजादी होनी चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मंडी कोई अच्छी सिस्टम है। मंडी बहुत डिफेक्टिव सिस्टम है, मंडी में बहुत गलतियां हो सकती है, लेकिन मंडी से कोई अच्छी सिस्टम किसी ने ढूंढ के नहीं निकाली। अब ये मंडी की सिस्टम कैसी चलती है मैं थोड़ी में समझाने की कोशिश करूंगा। हर एक व्यक्ति के अंदर इसके आत्मा के साथ एक संवेदना पटल होता है, और ये संवेदना पटल किस तरह से काम करता है ये आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा जो मैं हमेशा किसानों की बैठकों में देता हूँ। समझो कि एक हॉस्टल में कोई स्टूडेंट्स रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, और हर एक विद्यार्थी है जो किसान का बेटा है, उसको 50 रुपये से ज्यादा नहीं मिलते। अब 50 रुपये मिलते, 51 रुपये में मिलने की कोई संभावना नहीं। तो और उसको ये करना है कि जो 50 रुपये मिलते हैं उससे किताबें भी खरीदनी है और अपने खाने का भी खर्चा करना है। तो वो किस तरह से ये हिसाब, किस तरह से पैसे का बंटवारा करेगा? तो इसके लिए उसके पास एक साधन है, उसके अंदर पेट अपना कितना भरा है और किताबों के पढ़ने की जरूरत कितनी है, इसकी संवेदना जानने वाला एक पटल होता है, और वो संवेदना के आधार पे वो निर्णय करता है कि मैं अभी जो नया रुपया है वो लेके खाना खाने को जाऊं या नई किताब खरीदने को जाऊं। इस तरह का पटल किसी भी समूह को नहीं होता, व्यक्ति को ही होता है, समूह को होता है। और इसलिए होता है ऐसे कि बोर्डिंग के 5-10 विद्यार्थी इकट्ठा बैठे और तय करने के निकले कि हमें अगला रुपया ये किताबों पे खर्च करना है या पैसों खाने पे खर्च करना है, तो वो कभी निर्णय नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उनके बीच में कोई समान संवेदना पटल है नहीं। अब ये संवेदना पटल नहीं होता, समूहों को नहीं होता, इसका मतलब ये
कि समूह के निर्णय हमेशा गलत ही होते, कलेक्टिव डिसीजंस आर इनवेरिएबली रॉन्ग। ये जो निर्णय, ये शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंग्रेजी में एरो थ्योरम कहते हैं। एरो थ्योरम ये कहता है कि सामूहिक निर्णय कभी सही नहीं होते। तो मैंने दो बातें कही। एक ताना तो ये है कि जमीन और आकाश के संयोग से उत्पादन एक से एक दाने से हजार दाने होता है, और वितरण के लिए हर एक आदमी के व्यक्तित्व में जो एक संवेदना पटल दिया है, उसका आधार लेके वो अपने निर्णय ठीक तरह से कर सकता है। ये निर्णय केवल व्यक्ति के ही ठीक होते हैं, और जो व्यक्ति के निर्णय का संकोच करके हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, वो हमेशा गलतियां करते हैं। सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल है, दूसरे अनेक देशों का उदाहरण है कि ये गलतियां से बाहर निकली है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बाद में, इसके बाद में जो कोई ये होने वाले हैं लेक्चर भाषण होने वाले, उन भाषणों में मैंने जो मुद्दे उठाए उसके अलग अलग अंग और अलग अलग उसके जो भाग है उसके बारे में बोला जाएगा। धन्यवाद। मैं माननीय देवेंद्र शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे वैज्ञानिक परिवार की ओर से आज के सत्र की और कल के सत्र की चिंतन धारा क्या होना चाहिए, इस विषय में अपने विचार रखें। हमें सोच लानी पड़ेगी। हमें ये अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हमें छोटा इंटरेस्ट नहीं देखना, शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखना है। हमें आने वाले 4 सालों के बारे में देखना, हमें आने वाले 50 साल के बारे में देख के चलना है, क्योंकि आपको अपने बच्चे ही नहीं, अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका भी ख्याल करना है। क्यों ना हम ऐसी खेती का एक शुरुआत करें। क्या ये हो सकती है? कई कहते हैं कि नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि ये हो सकती है। हमारे ही देश में, ज्यादा दूर के एग्जाम्पल नहीं है, आंध्र प्रदेश में एक शुरुआत हुई। आंध्र प्रदेश में एक गांव है पन्नुकुल्ला, खम्मम जिले में है। अगर कोई आंध्र प्रदेश से आते हैं, उसने 6-7 साल पहले उनके गांव के बुजुर्गों ने कहा कि बहुत हो गया, ये अनर्थ हो गया, हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद करें। उन्होंने केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद कर दिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो भी थे उसके साथ में शुरू कर दिया। आज ये देखिए कि आंध्र प्रदेश में 40 लाख एकड़ में, 40 लाख एकड़, एक या दो गांव की बात नहीं मैं कर रहा हूं, 40 लाख एकड़ में ऐसी खेती हो रही है जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं होता। अब तो 20 लाख एकड़ में किसानों ने खाद का भी उपयोग बंद कर दिया, अंग्रेजी खाद का, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग भी नहीं होता। अक्सर ही कहा जाता है कि अगर जैसे आप ये हटाओगे तो खेती डूब जाएगी, खेती गिरेगी, पैदावार कम होगी। लेकिन वहां तो ऐसा नहीं हुआ, वहां तो ऐसा नहीं हुआ। वहां तो किसान भी खुशहाल, खेती तो ठीक होनी ही होनी है, कीड़े भी कम हो गए। और वहां अब सरकार का प्रोग्राम है ये, और उस प्रोग्राम में ये देखा गया है कि अब उनका टारगेट है कि 2013, जो कि दूर नहीं है, अब 10 मिलियन यानी 100 लाख एकड़ में ऐसी खेती करने का उनका विचार है। तो क्यों नहीं, अगर वो 100 लाख एकड़ में हो सकती है खेती, उसको अपने अपने तरीकों से हम अपने अपने राज्यों में क्यों ना लेके जाएं ऐसी खेती, जहां पर बाहर की इंडस्ट्रीज का जितना कम प्रकोप होगा उतना ही ज्यादा किसान का फायदा होगा। और उसमें एक देखो, एक मैंने नहीं कभी देखा, अगर आपने देखा तो मुझे बताइए, मैंने अपने 25-30 साल के कार्यकाल में नहीं देखा कि ऐसा गांव जिसका सारा जमीन उसकी मॉर्टगेज हो गई हो। जो गांव आप देखिए, ऐसा गांव है रामचंद्रपुरम, वहीं पर है आंध्र प्रदेश में, पहली जो गांव देखा गया, सारे का सारे गांव की जमीन मॉर्टगेज हो गई थी। सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद किया उन्होंने 3 साल के अंदर अपनी जमीन वापस ले ली और इंटरेस्ट भी पे कर दिया। और उसके बाद देखा गया ऐसे 5-6 और गांव हैं जहां पर की सारी की सारी जमीन उन्होंने मॉर्टगेज से जो वापस ले ली है और अपना इंटरेस्ट भी पे ऑफ कर दिया। और हमारे देश में क्या कारण है कि महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, गांव बिकाऊ है। एक तरफ तो गांव बिकाऊ है, लेकिन जो दूसरी तरफ जहां पर हमें एक संवेदनशील मैसेज लेना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे या हमें नहीं दिया जा रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज एक ऐसी हालात हो गए हैं हमारे देश के सामने, एक तो हमें अपनी खेती की सस्टेनेबिलिटी को, टिकाऊ खेती है कि नहीं है, उस पर ध्यान देना होगा। और दूसरा देखना होगा कि ये जो बाहर से जो पूंजीवाद, जैसा पहले गाने में कहा गया है, वो जो सिस्टम आ रहा है, क्या वो आपके लिए परिपक्व है कि नहीं है, क्या आपके लिए वो ठीक है कि नहीं है। बहुत से लोग उसकी सपोर्ट करते हैं, मैं जानता हूं, बहुत से लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज की भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या उससे किसान बच रहा है? क्या आज अमेरिका का किसान खुशहाल है? चलिए अमेरिका को देख लेते हैं, जहां से हम मॉडल लेके आते हैं।
अमेरिका में किसान सारी किस्म की फसलें लगाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या आप जो भी कहते हैं लगाता है। उसके पास वहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग भी है, कमोडिटी एक्सचेंज भी है, सबसे बड़ा शिकागो में है। सब किसान जो हैं जितने बच गए हैं वहां पर किसान अब वो कंप्यूटर पे इस्तेमाल काम करते हैं। वहां पर वॉलमार्ट भी है। अभी एफडीआई रिटेल की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि बाजार को खोल दो, किसानों को फायदा होगा। उन्होंने तो खोला हुआ है बाजार, अमेरिका ने तो बाजार खोला हुआ, वहां वॉलमार्ट भी है। ये सब कुछ है तो क्या किसान की इनकम बढ़ रही है वहां पर? अगर अमेरिका में किसान जीवित है तो इसलिए जीवित है कि उसको सब्सिडी मिलती है, उसको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलती है। आज आप डायरेक्ट इनकम सपोर्ट हटा दीजिए, अमेरिका किसान भी धाराशायी हो जाएगा, वो भी अभिमन्यु की श्रेणी में आ जाएगा। ये बाजार के जो आपको इल्यूजन दिया जाता है उससे बचने की कोशिश करिए। हम कोशिश करेंगे अगले 2 दिनों में बताएं कि कैसे बाजार जो है वो आपके ऊपर कंट्रोल करेगा, और इसको समझना है हमें। और फिर आप अपना एक ऐसा रास्ता निकालिए कि जो बाजार को फायदा ना दे, जो आपको फायदा दे। आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज हम सब पीड़ित हैं किसान भाइयों। सारे देश में जो है हाल एक ही है आज किसान का, और उससे निकलना है हमें। उसका रास्ता किसी और से नहीं आना है, रास्ता हम सब से आना है। हम सबको इकट्ठे बैठ के सोच के रास्ता बनाना पड़ेगा, और वो रास्ता हम ही बना सकते हैं। किसी बाहर की ताकत को लाने की जरूरत नहीं है, हम भी खुद कर सकते हैं, सक्षम है हम। लेकिन क्या कारण है कि अमेरिका में, अगर आप अमेरिका से यूरोप में आ जाएं, यूरोप में ये हाल है कि जितनी सब्सिडी दुनिया में मिलती है, सबसे ज्यादा किसानों को सब्सिडी यूरोप में मिलती है। मैंने जब पहली बार ये कहा, गाय की मैंने तुलना जब भारत के किसान से की, तो मुझे ये आशा नहीं थी कि इट विल हिट द सेंसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी मेकर्स। मैंने जब पहली बार कहा कि भारत का किसान अमेरिका की गाय से भी गया गुजरा है, तो उसका इतना चर्चा हुई, मुझे खुद हैरानगी हुई जब मैंने पहली बार कहा कि यूरोप में $2.7 वॉज दी सब्सिडी जो गाय को दी जाती है। तकरीबन 150 रुपए की सब्सिडी रोजाना गाय को दी जाती है। हमारे देश में अगर अपने ही आंकड़े देख लें, एनएसएसओ का सर्वे कहता है 2003-2004 का कि हमारे किसान परिवार की औसतन आय जो है वो 2115 रुपए है पर मासिक आय, 2115 रुपए। एनएसएसओ का सर्वे कहता है 2003-2004 का, अभी 2400 गिन लीजिए अगर ज्यादा गिनना है तो। अगर उसको देख के चले तो हमारे और गाय के बीच में देखिए क्या हाल है। वहां जो गाय है विदेशों में, हर गाय जो है वो बिजनेस क्लास में दुनिया का चक्कर लगा सकती है, इतनी सब्सिडी दी जाती है। और खेती का जो हाल है वहां पर भी खेती में इतनी सब्सिडी दी जाती है, किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दी जाती है, इसलिए किसान वहां का जीवित है। भारत में हम हर जगह ये बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उस पर सोचना पड़ेगा कि क्या ये रास्ता ठीक है, कि क्या इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि जो किसान जिसके पास कुछ नहीं बेचने को है उसको तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा मिलेगा ही नहीं, और वो मेजॉरिटी में है। तो हमें ऐसा एक मेथड लेके आना है, ऐसा एक सिस्टम इवॉल्व करना है जिसमें हमारे सब किसानों को, सिर्फ बड़े किसानों को नहीं, छोटे किसानों को भी, और जो जमीन के साथ जिनकी जमीन भी नहीं है उन सबको एक फायदा हो सके। मुझे लगता है कि अगर हम 3-4 बातें अगर हम इस 2 दिन के सत्र में अगर फोकस कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पहली बात तो यह है कि टिकाऊ खेती, जो क्राइसिस है एग्रीकल्चर का, उसका सस्टेनेबिलिटी से क्या उसका जोड़ है, क्या गठबंधन है, उस पर हम फोकस कर पाए। कैसे हमें यह समझना है कि अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो कर्ज के नीचे तो दबे हुए हैं, लेकिन कर्ज क्यों होता है? वो इसलिए है क्योंकि जमीन जो हमारी नेचुरल रिसोर्स बेस है उसकी तबाही हो चुकी है। जब नेचुरल रिसोर्स बेस तबाह होगा तो किसान की जो लागत जिसको आप गिनते हैं वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और किसान को अंत में, क्योंकि जो आउटपुट प्राइस है, यूनेस्को कहता है और यूनिसेफ कहता है कि जो आउटपुट प्राइस है किसान का, भारत में नहीं दुनिया में 20 साल से वो स्टैटिक है, एक जगह रुका हुआ है। अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं तो आज दाम जो आपको कपास का मिलता है वही 20 साल पहले मिलता था। ये इंडिया ही नहीं, बाहर भी यही हाल है, ये यूनिसेफ की स्टडी कहती है। तो आपके आउटपुट प्राइस तो रुका हुआ है, फ्रोजन है, और आपकी इनपुट प्राइस बढ़ती जाएगी जितना आपका नेचुरल रिसोर्स बेस डिस्ट्रॉय हुआ है। आपको समझना है कि नेचुरल रिसोर्स बेस को रीजनरेट कैसे करना है। एक बात तो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा हमारे सामने सबसे बड़ा एक फोकस करने का एरिया जो है। दूसरा है कि किसान की आय कहां से आए, ये आपको सोचना पड़ेगा। बहुत हो गया, कोई कहता है कि साहब मंडियां लाओ, कोई कहता है मंडियां को हटाओ। ये डिबेट चल रही है, इसके पीछे भी राजनीति समझने की जरूरत है। और आगे हम देखें
कि क्या रास्ता होना चाहिए किसान के लिए, क्या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कुछ ठीक किया, जब बदलाया तो उससे कुछ रास्ता निकलेगा, या जो बाहर का सिस्टम है वॉलमार्ट वाला वो लाएंगे तो आपको रास्ता निकलेगा। समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें। दूसरा, बाजार को भी देखिए, समझिए कि ये जो आपको बताया जा रहा है कि साहब फ्री इकोनॉमी हो जाए, फ्री इकोनॉमी तो अभी दुनिया देख चुकी है कि 2009 में जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था वो फ्री इकोनॉमी का हुआ था। $20 ट्रिलियन, मुझे पता भी नहीं ट्रिलियन कितने बनते हैं, कितने जीरो लगते हैं, $20 ट्रिलियन पंप किए गए थे उस इकोनॉमी को बचाने के लिए। और अब अगर वो 2011 में फिर इकोनॉमी जो उस हालत में जा रही है, 2 साल के अंदर ही बबल बर्स्ट होने जा रहा है। तो क्या ये जो बबल है फ्री इकोनॉमी का, ये आपके एग्रीकल्चर को तबाह करेगा कि इसको बचाएगा? ये भी हमें सोचने की जरूरत है। और इस पर सोच लगाएं आप, इस पर सोचें अपने आप, उस पर जितने भी फोकस हैं, एरियाज ऑफ कंसर्न है, उसको लाएं, उसको समझें, उसको जानें, उस पर डिबेट करें। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक स्टेप होगी। और सबसे अहम है कि इंटरनेशनल जो आजकल जो पॉलिसीज चल रही हैं, लैंड एक्विजिशन की जो भारत में चल रही है, इस तरीके के जो सारे जो गठबंधन चल रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। मुझे याद है WTO के टाइम पर भी बहुत लोगों ने हमें कहा था कि WTO आएगा तो भारत की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी मुझे आज तक नहीं भूलती है, वाइस चांसलर को आदेश आया चीफ मिनिस्टर का कि हमें कल सुबह स्टडी चाहिए पंजाब में क्या फायदा होगा WTO से। तो उसने आदेश दिया, रात भर इकोनॉमिस्ट जो हैं, डिपार्टमेंट पूरा रात भर बैठा और सुबह एक रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी। बड़ी हिस्टोरिक रिपोर्ट है, कभी आप निकाल के देखना उसको। रिपोर्ट में कहा गया कि WTO आने से तो पंजाब की बल्ले बल्ले हो जाएगी, हवाई जहाज से प्रोड्यूस जाएगा और हवाई जहाज से डॉलर वापस आएंगे। प्रोड्यूस तो चला गया, मुझे नहीं मालूम कहां गया। आज पंजाब की हालत, किसान की हालत भी दयनीय है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब चीजों से हमें इसको समझने की बहुत जरूरत है। ये आप कहने पे नहीं जाइए, समझिए, बैठिए, इसके ऊपर अध्ययन करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। क्या WTO जैसे रास्ते जो हैं भारत के लिए उपयुक्त हैं? क्या किसानों का उसमें भला होगा? ये 3 चीजों पर ही हम फोकस कर रहे हैं, ज्यादा ना जाएं। एक, उसके खेती का समीकरण कैसा हो, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या हो। दूसरा, मार्केट्स की जिसकी हम बात करते हैं, प्राइसिंग और मार्केट्स, प्रोक्योरमेंट, इन चीजों पर फोकस करें। और तीसरा, मुझे लगता है कि हम ये इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, और जो स्पेशली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो भारत में आ रही है, जिसके बहुत लोग गुणगान गाते हैं कि साहब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी तो पंजाब का पता नहीं क्या हो जाएगा, वो या देश का क्या हो जाएगा, किसानों का, वो भी हमें समझने की जरूरत है कि जो वहां नहीं हो सका अमेरिका और यूरोप में, वो यहां क्या होगा। जो कंपनियां वहां नहीं किसानों का फायदा कर सकी, वो भारत में क्या फायदा करेंगे? आप मुझे बताइए। कोई भारत में आपकी मदद करने नहीं आ रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए आ रहा है। और वो किसान अगर नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम 20 साल बाद, 10 साल बाद भी यहां एक और गोष्ठी करेंगे और वही समझने की कोशिश करेंगे कि हमने 20 साल में क्या नहीं किया। तो आज आपके पास एक मौका है भाई और बहनों, और इस 2 दिन के अंदर मैं दाद देता हूं पतंजलि योगपीठ की, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हम लोग सब मिलकर सोचें और इसी सोच को फिर आगे बढ़ाया जाए। मिलजुल कर ही हम इसका एक रास्ता निकालने की कोशिश करें। किसान जो है बहुत हो गया, अब उसको अपनी दुख दर्द से निकाला जाए, उसको भी एक ऐसा जीवन मिले जिसमें वो भी खुशहाल, हम भी खुशहाल और देश भी खुशहाल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी को हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। पतंजलि योगपीठ परिवार में जिनका दर्शन और उपस्थिति हमें कई दिन से मिल रही है, परम सम्माननीय शरद जोशी जी, और कृषि और किसान को लेकर के बहुत पीड़ा रखने वाले ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय भाई श्री देवेंद्र शर्मा जी, और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, किसान और उसकी पीड़ा, उसके भविष्य को लेकर के चिंता, चिंतन, अनुसंधान और उस पीड़ा से मुक्त करने के प्रयत्न में संलग्न सभी उपस्थित वैज्ञानिक बंधुओं, बहनों और सभी उपस्थित भाइयों, और हमारे पतंजलि योग परिवार के हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी और हमारे सभी सेवाव्रती भाइयों, इसमें कोई संशय नहीं
जब किसान की दशा देखते हैं, उनकी पीड़ा को सुनते हैं, तो हमारा मन भी उद्वेलित होता है, बहुत पीड़ा महसूस करता है। परंतु जो समाधान चाहिए उसको हम कितना समाधान कर पाए हैं, यह वास्तव में मुझे लगता है कि एक बहुत ही चिंतन का विषय है। और यहाँ पर पतंजलि योगपीठ परिवार में इतने जो आप सब आए हैं, यह एक गहन चिंतन के लिए, एक देश की किसान की जो दशा है और उसकी जो दिशा है, दिशा को सही करें, दशा को सुधार लें, उसके लिए कैसी योजना होनी चाहिए, किन उपायों से ऐसा किया जा सकता है, किन कारणों से आज किसान की वह दुर्दशा है, हम एक संयुक्त समवेत एक कार्यक्रम, एक स्वरूप और एक रूपरेखा देश के अंदर आज भी सबसे बड़ी संख्या आबादी की दृष्टि से यह देश के अंदर प्रजातंत्र है, वोटों के द्वारा चयनित होकर के नेता लोग जाते हैं, सबसे बड़ी संख्या किसानों की है, फिर भी सबसे दीनहीन, लाचार और दुर्दशा में भी किसान ही है। तो उसके समाधान के लिए मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है इस विषय में, पर इतना जरूर प्रतीत होता है कि जो किसानों की आवाज है, वह आवाज कहीं ऊर्जा से वंचित हो गई है, या उनकी जो शक्ति है वह कहीं विकेंद्रित होने की जगह पर विखंडित हो गई है। तो सभी आप प्रबुद्ध हैं, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, बहुत वर्ष, पूरा जीवन आप लोगों ने इस विषय के लिए लगाया है। हमें अब एक जोर का झटका धीरे से देना होगा किसानों के लिए, इस देश के लिए, अपने स्वयं के लिए और अपने पारिवारिक जनों के लिए। क्योंकि आदमी कुछ भी करता हो, जीवन तो अन्न से चलता है, अन्न किसान उगाता है। इसीलिए शुद्ध अन्न की प्राप्ति होगी तो हमारा जीवन भी सुंदर होगा। तो किसानों की चिंता से ज्यादा व्यक्ति कितने भी स्वार्थी हो तो अपने लिए तो सोचेगा ही। तो किसान की समस्या को यदि हम अपनी समस्या समझ लें तो शायद उसका समाधान भी बहुत सुंदर रूप से निकल पाएगा। तो अभी आप सभी विद्वज्जन, सुधीजनों को मैं बहुत ही प्रणाम वंदन करता हूँ। पतंजलि योगपीठ परिवार में, इस परिसर में पधारने के लिए, जैसा भी माननीय जोशी जी ने, माननीय शर्मा जी ने कहा, उसी तरह से कार्यक्रम होगा। आप अपने विचार रखेंगे। यह एक तरह से स्वरूप, भविष्य का स्वरूप तय करने के लिए कार्यक्रम है कि बड़ा कार्यक्रम किस रूप में होना चाहिए। इसीलिए आप सभी यहाँ पर चाहे श्रोता के रूप में बैठे हों, पर हैं सभी वक्ता। तो श्रोता को इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि वक्ता लोग अनेक अनेक क्षेत्रों में वार्ता करते हुए, चर्चा करते हुए, गोष्ठियां, संगोष्ठियां, अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए जो आपने महसूस किया या जो आपको लगता है कि समाधान के रूप में यह होना चाहिए, उसको संयुक्त रूप से, एक तरह से मैं कहूं तो मिनिमम जो कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए, उस रूप में हम उसको आगे बढ़ाएं। और जो संगठन, जो संस्थाएं, जो सोसाइटी, बुद्धिजीवियों का जो विभिन्न संगठन है, सभी को फिर हम उनके साथ परामर्श करते हुए हम उसको, अभियान को पूरा एक देश के कोने कोने तक पहुंचा सकें, तो जिससे किसानों को भी पता चले। दरअसल हमने तो ये देखा, बहुत सारे किसान भाइयों को समस्या का तो सबको पता है,
पर समाधान उनको पता नहीं है। तो उनको समाधान करने के लिए प्रबुद्ध जनों को ही आगे आना होगा। वो समस्या से ग्रसित हैं, समाधान उनके पास नहीं है। समाधान जो उस क्षेत्र को जानते हैं, देश की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको हमें सही करना होगा, सही करके किसानों तक पहुंचाना होगा। दोनों ही कार्य करना होगा, तो ही शायद मैं समझता हूं कि किसान और कृषि का भला होगा। तो आप सबका पुनः मैं आज इस परिसर में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम। तक सिर्फ आस्था चैनल पर। इस उद्घाटन सत्र का श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद के बाद अब समापन होता है और अब चिंतन सत्र शुरू होगा। चिंतन सत्र में हमारे पहले चिंतन सत्र का विषय है कृषि की समस्याएं। कृषि के क्षेत्र में किसानों की जो दर्द हैं उनके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। अगर कपास नहीं रहती तो यूरोप में कभी इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। कपास यही चमत्कार है। ब्रिटिशों ने रेलवे लाइन डाली है तो वो कोई हमारे लिए रेलवे लाइन उन्होंने नहीं डाली है, वो कपास लेके जाने के लिए लाइन डाली थी। विदर्भ में, मराठवाड़ा में पूरे जो रेलवे की लाइन है तो कपास के बेल्ट में ही रेलवे की लाइन है। कपास का किसान गए 72 साल से तो हमारे पास कापूस एकाधिकार है। कापूस एकाधिकार का मतलब क्या है कि सरकार की अकेली की दुकान, कोई व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता। व्यापार करना है तो बाजू के राज्य में जाओ, खाली एक की दादागिरी चलेगी। सरकार जो भाव देगा वो आपको लेना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में 2500 भाव है, हमारे पास 1500 भाव है। हम अपनी बैलगाड़ी लेके आंध्र प्रदेश जाना चाहते हैं तो हमारा ही भाई आके हमको पीठ पे काठी मारता। भारत मेरा देश है, सर्व भारतीय मेरे भाई बहन है, और पीठ पे काठी मारने वाला पुलिस वो भी मेरा भाई है। भारत स्वतंत्र हुआ, पंजाब का गेहूं महाराष्ट्र में नहीं ला सकते, आंध्रा का चावल महाराष्ट्र में नहीं जा सकता है, महाराष्ट्र का कपास आंध्र प्रदेश में नहीं जा सकता है। कितने साल से चल रहा है। थोड़े किसानों के भाव मिल रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्लोज कर दिया जाए। WTO आया लेकिन किसानों के पास आया है क्या? किसानों के लिए खुला किया गया है क्या? आज एप्पल का नया फोन अमेरिका में आता है तो कल हिंदुस्तान में आता है। कल बीटी की एक वैरायटी आई तो सब एनवायरमेंटलिस्ट मोर्चे लेके निकलते हैं कि टेस्ट हम करेंगे। क्या वो लोग टेस्ट नहीं किए? क्या वो लोग देश में यूज नहीं कर रहे हैं? एप्पल का फोन टेस्ट करने, उससे भी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है, वो भी टेस्टिंग होनी चाहिए थे। उसके बारे में भी इन्वायरमेंटलिस्ट बोलने चाहिए थे, नहीं बोले उन्होंने। कंप्यूटर देखने से आंखें खराब हो जाती है। टेक्नोलॉजी एक तरफ आती है और हमारी तरफ आने नहीं दी जाती। हमको भी टेस्ट करने दो, हमारी भी राय ले लो। हमारे क्या अनुभव है आप पूछिए। कुछ टेस्ट फील्ड दिए जाएंगे, कुछ किसानों को चुना जाएगा, तब होगा उनका अनुभव होगा। आप लैब में बैठ के कैसे अनुभव बता रहे? ये पूरा ब्यौरा है 17 फसलों का। हर एक फसल में हमें लूटी जाती। अगर ये पूरा निकाला जाए तो उसकी आंकड़ेवारी निकाल के माननीय शरद जोशी ने ये लड़ाई खड़ी की थी। हम बाजार जा रहे हैं तो पांव में बांध दिया जाता है। स्टेट जिला बंदी, राज्य बंदी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। थोड़ा प्याज का भाव बढ़ गया कि सबके आंखों में पानी आने लगता। मैं आपको पूछता हूं, आपको तनख्वाह अगर 10,000 है, उसमें आप खाने पे कितना खर्चा कर रहे हैं? नॉट इवन 10%। कम्युनिकेशन, पेट्रोल, जाना आना, टेलीफोन, मोबाइल, ये अगर आप निकालते हो 25% उस पे खर्चा कर रहे हैं। खाने पे 10% कर रहे हैं। उसमें से 10% में प्याज कितना % आता है? प्याज का अगर भाव थोड़ा भी ऑसिलेट होता है तो सबके आंखों में पानी आता है। पेट्रोल का भाव 10 रुपए गया क्या 15 रुपए गया, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। 25% में कुछ चेंजेस हुए तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, और 10% में 0.001 भी % चेंजेस हुए तो सबके आंखों में पानी आने लगता है। क्योंकि किसान के घर में पैसा जा रहा है, इसलिए सबको दर्द हो रहा है।
और किसान तो बचना चाहिए, किसान तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। क्यों? उसको अलग अलग तरीके से मारने के तरीके ढूंढो, और आत्महत्या करे तो उसको अलग तरीके से और लेख लिखो, आर्टिकल्स लिखो, उससे भी आपको पैसे मिल जाएंगे। ये कब तक चलेगा? हमको खुला करो, हमको छोड़ दो। जैसे साहब ने कहा था कि सूट सब्सिडी का कुछ भी काम नहीं है, हमें चाहिए हमें पसीने का दाम। हमें खुला छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारा सब ठीक हो जाए। ये साहब ने एक बना के दिया था एक डॉक्यूमेंट, कि किसान के पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकार तो कागज का घोड़ा पूछती है। तेरे पास डॉक्यूमेंट है? तू जात का है, कागज है? बाप को पूछने से, मां को पूछने से नहीं होगा, कागज चाहिए। सरकार को कागज चाहिए। पूरे किसान के पास तो कागज है ही नहीं। साहब ने कहा कि तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं तुमको डॉक्यूमेंट दूंगा। साहब ने एक फॉर्म तैयार किया, फॉर्मेट बनाया। गए 10 साल में 84 से लेके 92 तक 10 साल का ब्यौरा निकाल। आपके घर में आपको कितनी जमीन है? 5 एकड़। 5 एकड़ में आप क्या क्या लगाते हैं, वो पूरा उसका ब्यौरा लिखा गया है। उस पे डाल दीजिए कि आप ज्वारी लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, कपास लगाते हैं, डाल दीजिए। 10 साल का हिसाब, खाली आप क्या क्या लगाते हैं 10 साल के फॉर्म हमको लाके दो, हम आपको कंप्यूटर में डाल के उसका कैलकुलेशन निकाल के देंगे कि सरकार ने आपको कितना लूटा है। दुर्भाग्य की बात यह है, शरद जोशी के ऊपर केस डाली कि ये चेक है, सर्टिफिकेट नहीं। इलेक्शन में शरद जोशी ने झूठे चेक बांटे, किसानों को लुभाने की कोशिश की है। कोर्ट में केस चली, शरद जोशी बाइज्जत बरी हुए। वो पढ़ बोला, जज ने बोला कि ऊपर सर्टिफिकेट लिखा है और तू उसको चेक बोल रहा है। ये दुर्दशा है, ये स्टोरी है, ये किसान की स्टोरी है। तब ये डॉक्यूमेंट लेके हमने फिर से लड़ाई लड़ी, तब ये 72,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई। कोई फोटो लगाने से, कोई भाषण करने से, कोई आर्टिकल करने से नहीं हुआ, ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। और सरकार को बताया गया है कि किसान का इतना कर्जा आपके ऊपर वाक़या है। जैसे शरद जोशी का अर्थशास्त्र में, किसान के अर्थशास्त्र में एक योगदान है, तो बाबा जी का भी एक इंसान बनने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए, उसको सशक्त रखने के लिए भी एक पूरा ब्यौरा अपने पास एक जॉइंट है। गुरुजी को मैं वंदन करता हूं और मैं चाहता हूं ये अर्थ गुरु और वो योग गुरु साथ में अगर चले तो एक हिंदुस्तान, एक नए किसान का आंदोलन, एक नया विचार, एक नई चहल पहल हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार। अब जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं वे गुजरात से हैं, श्री कणु भाई। 3 बार एमएलए रहे हैं। राजनीतिज्ञों के बारे में कहा जाता है कि एक बार चुनाव जीत जाए तो जनता को भूल जाते हैं, पर वे जनता से पहले जुड़े और चुनाव में बार बार जीतने के बाद भी जनता से सतत जुड़े रहे हैं। विपश्यना के वे साधक भी हैं, डॉक्टर हैं। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री कनु भाई कलसारिया को। जो किसानों की समस्या का मेरे सामने आया धीरे धीरे से, क्योंकि जब मैं ऐसे हाई स्कूल के समय में बिटवीन 60 एंड 70, उसी वक्त भी हमारा जो महुआ का इलाका है दरिया के नजदीक है, तो उसी समय पे बिटवीन 60 एंड 70 में जो ये मशीनें आई और पानी को बड़ी ऊंडाई से खींचने का शुरू हुआ, तो सैलिनिटी बढ़ने लगी। और सैलिनिटी की वजह से ऐसे खेती कमजोर होने लगी। चौमासे में ही, ऐसे मॉनसून की सीजन में ही कुछ न कुछ होता था। तो ये मुझको मालूम था। तो जब मैं एमएलए बना तो पहला काम मेरी नजर में था ही कि ये हो सके तो कैसे हो सके, ऐसा मैं सोचता था। वैसे कुछ कर नहीं पाया था, मगर एमएलए बना तो तुरंत ही जो इरिगेशन मिनिस्टर थे उसको मैंने बोला कि ये हमारे वहां करना जैसा काम है। तो जो छोटी मोटी 5 नदियां सिर्फ 500 या 1500 मीटर के अंदर से ये दरिया में जाती थी। तो अगर 500 मीटर का डैम बन जाए, ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो ये 5 नदियों का पानी रुक जाए और दरिया का खारा पानी
जो एवरी पूर्णम और अमावस्या का दिन होता है तो नदी के मुख में आ जाता है, वो रोक दिया जाए। तो ये काम को तुरंत ही सफलता मिली। ये जो मंत्री जी से उसने भी बोला कि आप तो सिंसियर एमएलए है, हमने सुना है, आप तो बड़े डॉक्टर है, आपका काम हम कर देंगे। तो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा 2 साल में पूरा हो गया और किसानों को बहुत फायदा होने लगा। ये 5-7 गांव के किसान अपनी गांव छोड़ने वाले थे, ऐसे खेती बेती छोड़ के कहीं जाने वाले थे। देवेंद्र शर्मा जी ने बोला था कि अभिमन्यु को अंदर बंद किया है तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए किसान को ही जागना पड़ेगा, धर्म को अंदर से भी जगाना पड़ेगा, ताकत को बढ़ानी पड़ेगी। कोई बचाने वाला नहीं है, हमें अपने आप ही आपको बचाना पड़ेगा। और ये संगठन के जरिए और ऐसे महानुभावों के मार्गदर्शन के जरिए हो सकता है, उसने तो बहुत काम किया है, उसका आधार लेके अभी नई पीढ़ी को यह काम करना होगा। मैं तो पहली बार ये जिम्मेदारी खेडूत समाज की मेरे पर आई और मेरे साथी मित्रों ने जो मेरे साथ आए उसने बोला कि जाना चाहिए, बहुत का काम वहां स्थानिक करना था, मगर खास तौर पे शरद भाई जी का दर्शन करने के लिए और आप सबको मिलने के लिए यहाँ आना हुआ, बहुत खुशी हुई है मुझे। और मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि हो सके तो कब भी मौका मिले तो हमारे मेहमान बनो, हम ऐसा कुछ कार्यक्रम भी करेंगे। वैसे है तो बहुत खुशी हुई, ये संस्थान भी पहली बार आया हूं, बहुत बहुत ये आयोजकों का आभारी हूं, खूब खूब धन्यवाद देता हूं। कोई प्रश्न हो गए तो हम ऐसे भी चर्चा कर सकते हैं। खूब खूब धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं माननीय वामन राव जी चेटप अधिवक्ता को आमंत्रित करता हूं। वे लैंड एक्विजिशन से किसानों को क्या तकलीफें हो रही हैं, उससे जो विस्थापन हो रहा है उससे क्या तकलीफ हो रहे हैं, इस विषय पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आज भी वतन में नया कानून, नया लैंड एक्विजिशन कानून पास होते तक पुराना ही 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट एग्जिस्टेंस में है। और ये लैंड एक्विजिशन एक्ट एग्जिस्टेंस में है। दूसरा, एक कोल माइंस की जमीन, कोल माइंस के पर्पस के लिए जमीन एक्वायर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1957 में एक कानून पारित किया था जिसका नाम था कोल बेरिंग एक्ट। हम ये बोलते हैं कि भाई हम किसान हैं, हम मालिक हैं ये जमीन के, मगर ये शेड्यूल 9 के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमारा फंडामेंटल राइट विड्रॉ किया गया है और पब्लिक पर्पस के नाम से सरकार जो एक्विजिशन ऑफिसर तय करेगा, जिसके भी जो मोड थे पुराने एक्ट में कि भाई गांव में के जो सेल्डेड हुए हैं उसका एवरेज, 3 साल में आपकी कितनी फसल निकली इसका एवरेज, और तीसरा था आपका रेडी रिकनर, जो इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से जो रेडी रिकनर था उसका जो बनता है उसके हिसाब से यह होता था। और ये चैलेंज करने की प्रोसेस थी कि विदिन 6 वीक्स आप रेफरेंस कर सकते थे। हम ये बोलते कि हम किसान या जमीन के मालिक हैं, हम देना चाहते तो ही सरकार ने लेना चाहिए। यदि हम देना नहीं चाहते तो कंपल्सरीली एक्विजिशन नाम का कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए, सख्ती से हमारी जमीन हमारे कब्जे से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जमीन के हम मालिक हैं। और यदि हम सख्ती देना चाहते हैं वॉलंटरीली तो यह भी हमारा स्ट्रीट राइट है। यदि इनकमिंग पार्टनर को आना है खेती में तो आ सकता है, आउटगोइंग पार्टनर जाना चाहता है तो जा सकता है, यह भी आजादी होना चाहिए। मगर हमारे यहां 3 टेनेंसी लॉज है, बॉम्बे टेनेंसी एक्ट, हैदराबाद टेनेंसी एक्ट और बॉम्बे टेनेंसी एक्ट एप्लीकेबल टू विदर्भ रीजन 1958 का। इसके मुताबिक कोई किसान लैंडलेस नहीं हो सकता, यानी जिसको भी जमीन बेचना है वो लैंडलेस नहीं हो सकता है, उसकी इच्छा रहे नहीं रहे तो भी लैंडलेस नहीं हो सकता। सिर्फ 3 पर्पस के लिए लैंडलेस आदमी को भी जमीन लेने के लिए परमिशन लगती है, मगर 3 पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया है। एक तो टूरिज्म, एक तो टूरिज्म के साथों साथ न्यू टाउनशिप, ऐसे पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया है। और ये नया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आ रहा है इसमें सही कुछ मुद्दे पर झगड़े की मसला है। जब किसान हम सेल्डीड करते हैं, जमीन बेचते हैं, तो हम 1000 रुपए की जमीन है तो सेल्डीड करते हैं 100 रुपए का।
ताकि हम स्टैंप ड्यूटी बचा सके, ताकि हम रजिस्ट्रेशन फीस बचा सके। नए कानून में जो एक्विजिशन का जो कॉम्पेंसेशन का मोड बताया है, उसमें जो भी इंडियन स्टैंप एक्ट के मुताबिक अपन जो रेडी रिकनर बोलते हैं उससे जो निकलता है उससे तिगना, या जो 3 साल में सेल्डीड हुए 50% सेल्डीड उसके एवरेज का तिगना, और इसके साथों साथ जो सॉलिसियम बनता है वो 100%, यानी तिगना अधिक 3 प्लस 3, ये 6 होगा। मगर पुराने कानून में 30% सॉलिसियम अलाउ था, तो ये 5 और 6% नहीं होता, ये ऑल अबाउट 5% ही होता है। दूसरा ऐसा कि ये कानून में यदि किसान देना नहीं चाहते तो सख्ती से नहीं लेना चाहिए, और यदि कहीं पब्लिक पर्पज के लिए लेना ही जरूरी है और सरकार देना चाहती है तो नए कानून में सरकार ने बोला है कि हम फसल उगने वाली इरिगेटेड लैंड नहीं लेंगे, ऐसा बोला है। दूसरा, हम इतने साल लड़ते रहे, हम ये चाकन का आंदोलन हुआ था उसमें हम लड़ते रहे कि भाई जो भी मेरा कॉम्पेंसेशन बना है उसमें से मुझे चाहिए उतने इक्विटी शेयर कंपनी से लेने की इजाजत हो। नए कानून में सिर्फ 25% लेने की इजाजत दी है। जैसा हम बोलते थे कि भाई जो लैंड आप अर्बनाइज पर्पस के लिए लेंगे, अभी उसका कॉम्पेंसेशन 2 और 2 4 किया है, हालांकि उसका 30% सॉल्यूशन पहले इसमें ऐड था। और ऐसी हालत में एक प्रावधान हम बोलते थे कि भाई जो भी डेवलप प्लॉट होंगे उसमें हमारा भी ये होना चाहिए। नए कानून में 20% डेवलप लैंड के लिए प्रावधान किया गया है, मगर कॉम्पेंसेशन के मसले पर किसानों का समाधान नहीं हो सकता। यदि हम बोलते हैं कि भाई 1000 रुपए में मैंने जमीन बेची है और 1 रुपया उसका 100 रुपए का मैंने ये किया है, यदि इमरजेंसी में लेना है, कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है, तो ये कॉम्पेंसेशन का रेशियो 6 + 6 12 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। हमने रिप्रेजेंटेशन किया था 31 अगस्त तक, जो सजेशंस मांगे थे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, उसमें हमने 2 बातें की थी, बाकी सब बातों का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि समय सीमित है। उसमें 2 बातों का हमने ये किया था। एक तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो, क्योंकि जमीनों का ज्यादा परमाणु पर एक्विजिशन ये सेल्स के बाद हुआ है। हमने ये बोला था कि इसको 1 अप्रैल 2001 से एप्लीकेबल करो, ताकि पिछला जो एक्विजिशन हुआ है ये सब किसानों को उसका फायदा मिले। दूसरा, हमने ये भी बोला था कि ये 12 टाइम्स करो, यानी वन टाइम जो आप कॉम्पेंसेशन निकाल रहे हैं 2 बेसिक मुद्दों पर का, जैसा स्टैंप एक्ट का एक बेस, इंडियन स्टैंप एक्ट का, और इसका 3 साल का एवरेज सेल्डीड का, उसके 6% करो और 6% सॉल्यूशन, मैंने दुगना 12% होगा तो ही एवरेज कॉस्ट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। नए कानून में अभी यह आया है कि भाई 80% किसान, हमने बोला था कि 100% किसान बोलते हैं तो ही लेने का, अभी नए कानून में आया है कि 80% किसान की सम्मति हो तो ही जमीन ली जा सकती है। और जो रिहेबिलिटेशन का मसला है, उन्होंने 26 बातें की है, हमने एक 25 बातों के साथों साथ एक 26 भी जोड़ा था, जो एंसिलरी लगता है, जैसा जिम्नासियम हॉल है, फार्मेसी है, ये जो 2-4 बातें लगते हैं इंसान को साथों साथ, तो इसका भी हमने ये किया था। और ये सब मुद्दे पर, एक बार कॉम्पेंसेशन के मुद्दे पर, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के मुद्दे पर किसानों को ये मसले पर लड़ने की तैयारी करनी है और करनी पड़ेगी, तो ही अपन को राहत मिल सकती है। एक हमारे दूसरे वक्ता भी हैं, आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी। वे खाद्यान्न सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। महाराज जी के नेतृत्व में ही, क्योंकि महाराज जी की जो योजना है अनूठा भारत, प्रगतिशील भारत, सुखी भारत, तो इस योजना में महाराज जी ने बहुत अच्छे प्रयास में अपन किसानों के द्वारा जो योजना चलाई गई उसमें महाराज जी ने स्वीकार किया, तो ये तो बहुत बड़ा ही काम हो गया।
तो इसलिए ये तो इसमें तो आप सब लोगों ने जो बधाइयां दी हैं उसमें हम सब शरीक ही हैं। आज एक सड़क की योजना देश में लागू हो गई, इतनी जल्दी बनकर के आज चमन होता जा रहा है देश रोडों सड़कों के मामले में। तो हमारी बिजली की योजना, हमारी पानी की योजना, हमारी और गांव के विकास की योजना, अगर इन लोगों ने सोचकर उस समय योजनाएं बनाई होती तो आज हमारा किसान और देश और गांव समृद्धशाली होता और आज दुनिया के नक्शे पर भारत कुछ और ही होता। पर दुर्भाग्य से निकाले अंग्रेजों ने, बनाया नहीं और आज भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि भाइयों, जब तक ये किसान बटा रहेगा तब तक ये कभी नहीं सोचेंगे। जब ये मालिक जाग जाएगा, और जो प्रयास देर से ही सही पर चलो अभी शुरू हुआ है, सब मिलकर अगर इसको विचार करेंगे तो ये तो रातों रात भागते हुए नजर आएंगे आपके लिए। और इसलिए इस प्रयास को हम सब लोग सराहना करते हैं। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम एक नारा लगाते हैं, हर किसान हमारा नेता है। भारतीय किसान संघ नारा लगाता है कि भाई हर किसान हमारा नेता है। देश में छोटा से बड़ा किसान सब नेता है, अर्थात उसको इतना जागृत करेंगे कि वो नेतृत्व में काम करेगा। तो मैं छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए मैं कह सकता हूं कि भारतीय किसान संघ इस बात को सदा सहयोग के रूप में ही लेता है और लेता रहेगा। मेरे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे हैं, पर मुझे पता है कि वो छोटे से किसान कार्यकर्ता का भी उत्साह बढ़ाते हैं सब लोग, और इसलिए मुझे विश्वास है कि किसान संघ तो उसमें सहयोग करेगा ही करेगा। तो इसलिए सब संगठन मिलकर जो जो बातें इस मंच से तय करेंगे उन सब में हम सहयोगी होंगे सारे। ऐसा अगर कुछ हम बना करके महाराज जी के नेतृत्व में अगर कुछ बिगुल बजाया तो बहुत जल्दी शुरुआत होगी कि कैसा भी कोई कानून बने भूमि अधिग्रहण का तो भूमि किसान से जानी नहीं चाहिए, क्योंकि भूमि ये हमारा जान और प्राण है। किसान की भूमि जाने के बाद ना रोजगार बचता है और ना उसकी जीवन की परिवार की गारंटी बचती है, सब समाप्त हो जाती है। यही हमारा आधार है देश का। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कितनी भी फेल हो जाएं, भारत की अर्थव्यवस्था कभी फेल नहीं होगी। अगर ये किसान और किसान की भूमि बची रही तो कितनी भी हमारी बिजली बंद हो जाएगी, कितने भी हमारे पानी के साधन बंद हो जाएंगे, तो भी जो प्राचीन भारत हमारा आत्मनिर्भर था खेती के ऊपर, आज हम अगर ज्यादा पैसा भी नहीं कमा सकेंगे तो ये उसमें विश्वास है कि हमारा किसान अर्थव्यवस्था के कारण मरेगा नहीं, परिवार आत्महत्या नहीं करेगा। अगर हम सब लोगों ने अपने किसान की भूमि को बचा लिया तो भगवान एक बार भी बरसेगा तो चटनी रोटी किसान की कहीं नहीं जाने वाली है। 70% है। अड़ोसी पड़ोसी को भी बांट देगा तो मरने नहीं देगा देश को। और 2 बार बरसेगा तो वो दूध दही और मक्खन के साथ रोटी खाएगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बचाएगा भी। 3 बार बरसेगा तो माला माल हो जाएगा। तो हमें बात करनी चाहिए कि किसान की जितनी जमीन तुम लेते हो इससे दुगनी इसको दे दो, कहीं भी दे दो, ये अपनी खेती करेगा और मस्त रहेगा। दुगनी इसलिए दे दो कि ये जब यहां से उजड़ेगा तो वहां इसको सेट होने में, वहां के वातावरण में, वहां के लोगों में, वहां के समाज में मिक्सअप होने में इसको मेहनत दुगनी, एक पीढ़ी लगती है इसके लिए। ये पीढ़ी तो बर्बाद होती है, वो पीढ़ी जाकर सेट होती है जो नई आती है। तो इसके लिए दुगनी इसको जमीन दे दो जितनी तुमने ली है। पर तुम क्या भाव की जब हम बात करते हैं तो ये किसान के शायद हित में नहीं है। पर चलो, अगर कहीं नहीं मिल रही है तो शायद आप कुछ कर रहे होंगे, शायद वो फायदे में कहीं लगता होगा, पर उसमें भी हमें धोखा है कि हमारा किसान का अगर उसमें आपने कहीं सेटिंग करा दी तो किसान परिवार बचेगा नहीं तो आत्महत्या जरूर करेगा, क्योंकि मरता भूखा मरता क्या नहीं करता।
इसलिए हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि भाई किसान की जमीन अगर जाती है तो कैसे जाए, क्या हो, और क्या जाने दें क्या। अब हमारी जो जनरेशन आ रही है वो तो अब अंग्रेजी संस्कारों से आ रही है, वो कहती है कि मुझे क्या लेने देना है, बंगला कोठी कारें बनाओ, बाकी मैं कर लूंगा अपने आप। क्या कर लेगा वो जाने, संस्कार में क्या है वो जाने। पर स्थिति समाज की ऐसी बन रही है, इसलिए हम सब लोगों को कृषि और किसान को संभालना है और कृषि पर ही उसकी अर्थव्यवस्था को प्रगति पर ले जाने की रास्ता हम सब लोगों को खोज कर किसान में जागृति लानी है। तो किसान और खेती और देश बचेगा, अन्यथा भाइयों बड़ा मुश्किल है इस देश को बचाना, अर्थात किसान को बचाना। इसलिए इस देश की संस्कृति, किसान, खेत सबको बचाओ। और बाबा जी का ये प्रयास बहुत अनूठा है। हम तो चरण वंदन करते हैं कि महाराज जी को और बड़ी अच्छी शक्ति दे भगवान, और इस मिशन को आगे बढ़ाकर हम सब लोग सहयोग होकर के आगे चलें। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी रुपेला को आमंत्रित करता हूं कि वे कृषि में जैविक खेती का विज्ञान और प्रचलित कृषि के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित अपना वक्तव्य प्रेजेंट करें। मैं एक पेशे से कृषि वैज्ञानिक हूं और पिछले 30 साल से एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान में कार्यरत था, आज से 3 साल पहले तक। मैं स्पेशलाइजेशन से माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सूक्ष्म जीवी विज्ञानी हूं और उन सूक्ष्म जीवियों पर काम करता रहा जीवन भर जब नौकरी में था, जो कृषि में पौधों को कैसे मदद करते हैं उगने में, उस पर काम करता था। और मेरी पढ़ाई सब उन कृषि वैज्ञानिकों जैसी है जिसमें ये बताया गया कि कृषि में रसायन बहुत ज़रूरी हैं, कृषि में कीटनाशक बहुत ज़रूरी हैं। परंतु मैंने अपने रिसर्च में पाया कि वो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि फसलों को फायदा पहुंचाने वाले जीवों को नुकसान करते थे। ये मेरी रिसर्च का उपज थी। जब ऐसा पाया तो फिर सोचने लगे कि क्या ऐसी कृषि के ऊपर काम करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि देश में और इस सभा में भी जो बैठे हैं, अधिकतर किसान रसायन युक्त खेती करते हैं। यदि ये मेरा मानना सही है, और एक और जो मेरा जीवन का अनुभव है वो ये कि चाहे किसान रसायन युक्त खेती करते होंगे, परंतु जमीन का कुछ हिस्सा, चाहे 1 एकड़, आधा एकड़ खेती ऐसी करते हैं जिसमें वो रसायन नहीं डालते और वो घर के खाने के लिए पैदा करते हैं। 1845 जबकि नाइट्रोजन का खाद के बारे में उपयोग हुए इस दुनिया में आई, कब आई? ये 1845 के आसपास से। मालूम था कि नाइट्रोजन लगाने से नाइट्रोजन बनाई जा सकती है फैक्ट्री में और नाइट्रोजन लगाने से पैदावार बढ़ेगी। हमारे खेत में, हमारे भारत में कब आई ये पद्धतियां? लगभग 1950 के बाद, स्वतंत्रता के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उन्होंने कहा कि अपने मुलाजिमों को, अपने कर्मचारियों को भेजा कि फलां फलां इलाकों में जाके देखो कि कृषि कैसी है इस देश की। चिंगलपट, जो कि आज के तमिलनाडु में है, वहां कुछ आंकड़े हैं जो ताड़पत्रों में रिकॉर्ड दिए गए हैं, जो उस समय 1840, 1830 और वो 1845 तक की पैदावार होती थी। और यदि हम स्वतंत्र भारत का ग्रीन रेवोल्यूशन के आधारित 2005 तक का आंकड़ा देखें तो 1840 के आसपास की और 2004 के आसपास के आंकड़े पैदावार के बराबर हैं। 1840 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, एंडोसल्फान वो सब नहीं होता था। तो उनकी क्या पद्धति थी? यदि वो आंकड़े ठीक हैं तो उनके पास तकनीक थी ऐसी कि बगैर रसायनों की खेती होती थी। खुशकिस्मती से इस देश में ऐसे किसान अभी भी हैं जो लगभग वैसी कृषि करते हैं और उनकी पैदावार उनके मुताबिक उनके पड़ोसियों से कम नहीं होती, वो ऐसा मानते हैं।
ऐसे किसान कहाँ हैं? ऐसे किसान इस देश में लाखों की संख्या में हैं। फर्क क्या है? OF का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग और CA से है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। जो पद्धतियां, जो इनपुट चाहिए एक पैदावार के लिए, एक तो मिट्टी और पानी का संरक्षण चाहिए, फसलों के अवशेष हैं उनको वापस खेत में आना चाहिए। यदि हम एक खेत में जो पैदावार करने की शक्ति है, कुछ भी उपज पैदा करने की शक्ति है, उससे हम हर बार कुछ ना कुछ निकालते ही रहेंगे, तो उसमें कोई हमेशा वही पैदावार देने की क्षमता नहीं होती, उसमें कुछ डालना होता है। केवल रसायन ही नहीं डालने होते हैं। और रसायनों की जो पूर्ति है वो दूसरे तरीकों से भी हो सकती है जो बगैर जहरीले हैं। हमें फसल उगाने के लिए एलिमेंट्स चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, परंतु जरूरी नहीं कि वो नाइट्रोजन खाद की थैली से आए। पौधा, इसमें कोई फर्क नहीं करता कि वो नाइट्रोजन खाद की थैली से दी जाए या कंपोस्ट खाद से दी जाए। परंतु उतनी कंपोस्ट खाद है क्या? हमारे पास उतनी कंपोस्ट खाद नहीं है। तो फिर भी कैसे हो जाएगा, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि एक पौधा यदि हम उसका केमिकल एनालिसिस करें लेबोरेटरी में, उसके तने का या पत्ते का या उसमें 30 से ज्यादा अवयव एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब पौधे को उन सभी 30 अवयव या एलिमेंट्स की जरूरत होती है और वो भूमि से लेता है। परंतु हम डालते क्या है बाहर से? बाजार में जो मिलते हैं 3 फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, उसको 30 चाहिए। 30 क्या है? वो सब किताबों में लिखे हुए हैं। पेड़ के हर हिस्से में वो सभी के सब 30 अवयव एलिमेंट्स मौजूद है। हमारी सभी भूमि में वो 30 अवयव मौजूद हैं। तो यदि वो हैं और 30 चाहिए होते हैं तो हम बाहर से केवल 3 क्यों डाल रहे हैं? टोटल एलिमेंट्स मैं कहता हूं, उसको ऐसे समझ लीजिए कि बैंक अकाउंट है और उसकी मात्रा जो सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल का उदाहरण देता हूं, यदि आप यूरिया लें बाजार से या DAP लें, 1 चम्मच लें और 1 गिलास पानी में डालें और थोड़ा हिलाएं तो थोड़ी देर में घुल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि घुल गया। वो है घुलनशील। घुलनशील मात्रा जो है बहुत ही थोड़ी होती है भूमि में और पत्तों और सब टहनियों में। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो विज्ञान है, उस बगैर घुलनशील को घुलनशील कैसे करना, वही एक विज्ञान है। और वो सब काम करते हैं भूमि का जीव तत्व। जो जीव तत्व हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो जीव तत्व ह्रास होता है, उसका डिग्रेडेशन होता है, वो उतना काम नहीं कर पाता। और इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है। मैं एक उदाहरण लूंगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर इतनी मोटे किताबें लिखी हुई हैं और शोध पत्र लिखे हुए हैं। यदि हम नाइट्रोजन डालें जमीन बाहर से, खादें यूरिया या DAP, तो जो जमीन में जो वो जीव तत्व है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर के पौधे को देते हैं, या तो वो मर जाते हैं या उनकी मात्रा कम हो जाती है, और या उनका जो काम करने का एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। यदि मैं 1000 किलो या 10 क्विंटल फसल लेना चाहता हूं तो उसमें यदि वो चावल है तो उसमें मेरे को लगभग 20 किलो नाइट्रोजन निकलता है जमीन से। और यदि मेरी चावल की फसल 50 क्विंटल, जो कि आंध्र प्रदेश में ऐसा हो सकता है 50 क्विंटल, और 40 क्विंटल पंजाब का आंकड़ा है एवरेज का पूरे देश का, तो उसके लिए उसके मुताबिक नाइट्रोजन लेना है। और एक भूमि में यदि ऊपर की 15 इंच की परत में देखूं तो उसमें लगभग 3 टन नाइट्रोजन पड़ी हुई है। चाहिए कितनी चावल? 5 टन चावल के लिए केवल 100 किलो नाइट्रोजन। तो वो जो बगैर घुलनशील मात्रा में कह रहा हूं, 3 टन का यदि वो 10% भी मिल जाए तो 300 किलो हो गया। चाहिए कितना? मेरे को 100 किलो चाहिए केवल। किसान अक्सर वीडिंग के बाद अपने फसलों के अवशेष जला देता है। आप पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश कहीं भी जाएं, वो उसका आदर नहीं करता। और मैंने आपको बताया कि हर एक घास का तिनका भी लेंगे, या जो पौधे जो मेरे सामने पड़े हुए गमलों में, इनका चाहे पत्ता लें या तना लें, वो सभी 30 तत्व हैं। यदि हम उनको जला रहे हैं तो जलने पर, यदि मैंने 100 किलो पत्ते लिए, उनको जलाया, तो राख कितनी बचती है? 8 किलो से 10 किलो। बाकी सब मात्रा क्या थी उसमें? जो जलाने पर जो सूखे हुए पत्ते थे
और उनको मैंने जलाया तो केवल 2 किलो बचा, तो 98 किलो बाकी क्या था जो उड़ गया, वो सब गैसें थी। और वो 4 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो सब गैसें हैं, इसलिए वो उड़ गए। तो गैसें कहां से आएंगी? हवा से आएंगी ना। कौन लेता है? पौधा खुद लेता है। हमने पाया कि यदि हम पेड़ हर 50 फुट से 60 फुट की दूरी पर पेड़ों की केवल एक लाइन लगा दें, तो 5वें साल से वो पेड़, और वो पेड़ों को इतना घना करें और उनको बढ़ने नहीं दें, इतना बड़े नहीं करें कि हमारी फसलों के नीचे छाया कर दें, नहीं, मेरे कद जितने, जैसे ही बड़े हों उनको काट करके उनके पत्ते और टहनियां फसलों में डाल दीजिए। वक्त के साथ वो अपने आप खाद बन जाते हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है खाद बनाने की भी। उसे तोड़ करके, काट करके या मशीनों द्वारा तोड़ करके जमीन के ऊपर आच्छादन, मल्चिंग करनी है। मल्चिंग करने से वक्त के साथ वो जो नॉन अवेलेबल फॉर्म है, जिसका 30 एलिमेंट मैंने कहा कि हर एक पत्ते और टहनी में है, वो सब घुल करके जमीन में चला जाता है और पौधे लेता रहता है उसे। दूसरे जो केंचुए हैं, केंचुए जैसे ऐसे बीसियों और चीज हैं जो ये काम करती हैं जमीन में। और हमने पाया कि लगभग 5वें साल से रेनफेड एरिया में, बरानी खेती के में भी ऐसी सिर्फ हर 50 से 60, 1 हेक्टेयर कितना होता है? 100 मीटर बाई 100 मीटर मल्टीप्लाई करें तो 1 हेक्टेयर होता है, और 1 हेक्टेयर की पेरीफेरी होती है 400 मीटर। तो हर 400 मीटर में केवल एक ही लाइन डाल दी जाए तो वो खेत का सारे जो जितनी नाइट्रोजन चाहिए 5वें साल से सारी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, और आधे से ज्यादा फास्फोरस की पूर्ति करता है, और बाकियों की पूर्ति फसलों के जो अवशेष हैं वो यदि जलाने की बजाय वापस डाल दिए जाएं उस खेती में तो सारी पूर्ति हो जाती है। बाजार के ऊपर फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है। खरपतवार एक मुसीबत है किसान के लिए, ये बात सही है, परंतु एक चीज आप जान लें कि खरपतवार अपने आप में एक बायोमास या ये भी फसल में आता है, और इनमें ऐसे गुण होते हैं, कईयों में 3 प्रकार के गुण हैं। एक तो ये बायोमास का सोर्स है, और कुछ वीड्स ऐसी होती हैं जो हमारे दुश्मन हैं, कीट, उनको खाने का काम करने वाले जो कीड़े हैं, दूसरे मित्र कीड़े कहते हैं उनको, मित्र कीड़ों को का ये घर हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तो इससे हमारा कीट नियंत्रण भी होता है। वीड्स केवल दुश्मन नहीं है, उसे दुश्मन नहीं मानिए, उसके 3-4 मित्रता के गुण हैं, उन्हें भी अपनाइए। 1 हेक्टेयर की निंदाई से 1 टन से 2 टन तक बायोमास निकलता है, और उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और 30 और अवयव हैं, वो जो खेत को वापस आएंगे, उनकी भी कीमत यदि जोड़ें तो वो कोई घाटे का सौदा नहीं पाएंगे आप उसे टेक्निकली। जितने भी फसलों की अवशेष और वो सब मैं बात कर रहा हूं, वो अपने खेत के ऊपर आच्छादन दे दें। 2 इंच से 4 इंच मोटी तह लगा दें अगर आप, तो उस तह को में से भी सब फसलें निकल के आ जाती हैं। तो हर बिजाई के बाद यदि हम आच्छादन कर दें तो कम से कम 10 फसलों का हमने टेस्ट किया कि निकल आती हैं, वो फंसती नहीं है उसमें। खेती में जो हमने पाया, जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि माइक्रोबियल एजेंट की जरूरत है, और उसमें किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। बाजार से बायो फर्टिलाइजर लेने की भी जरूरत नहीं। गाय के गोबर को यदि हम एनालिसिस करें, और या गोबर से बने हुए जो वृक्ष आयुर्वेद में लिखे हुए जैसे अमृत पानी या जीव अमृत चीजें लिखी हुई हैं, उनको जब हमने लेबोरेटरी में स्टडी किया तो पाया कि उसमें एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम से कम 4 बेनिफिशियल ग्रुप हैं। कौन से 4 थे? जो पौधे की बढ़वार को, उनकी जड़ों को इतना बढ़ाते हैं, उनका जाल बुन देते हैं ताकि वो मिट्टी से अवयव ले सकें। ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे जीव जो हवा में जो है, जो हम सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है, परंतु कुदरत में सिवाय सूक्ष्म जीवियों में के उस नाइट्रोजन को खाद में बदलने का काम केवल वही करते हैं। कुदरत में हमें जो है प्रोटीन चाहिए खाने के लिए, और पौधों को नाइट्रोजन दूसरे रूप में चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो जीव वो जड़ों पर रहते हैं
और ये काम करते हैं, और वो वहां से इनर्ट गैस है नाइट्रोजन, इनर्ट गैस को प्लांट यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके रूट सिस्टम पर उसको देते हैं। यानी कि एक इनर्ट गैस, वो गैस जिसको कोई नहीं एक भोजन के रूप में नहीं ले सकता, परंतु वो जीव, सूक्ष्म जीवी जो है, उसको ऐसा रूप बदल देते हैं कि पौधे की खाद बन जाती है। केंचुए, केंचुए कृषि में किसान का मित्र बताया गया, हम सदियों से जानते हैं। केंचुए जैसे और भी मित्र जीव हैं, बीसियों हैं, परंतु उनके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ। अपनी ही खेती में यदि आप रसायन बरतते नहीं तो 1 मीटर घन मीटर मिट्टी में आपके हजारों केंचुए वहीं पड़े हुए हैं, बाजार से लाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना ही वो कह रहा था मैं केंचुओं के बारे में। ये एक लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट था, 10 साल तक का। 10 साल में से 6 साल तक बगैर रसायनों की कृषि में जो है पैदावार ज्यादा थी। तो 6 साल 10 में से 6 साल पैदावार बगैर रसायनों के थी ज्यादा। कितनी? 10 से 30%। बाकी सालों में विद रसायन ज्यादा थी, वो भी 10 से 30%। तो यदि आपको यानी कि ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं था, और जो ज्यादा फर्क नहीं था, आत्मनिर्भरता यदि इसके ऊपर है, पैसा खर्च, तो आप सोच सकते हैं कि फायदा, नेट प्रॉफिट किसान को देखना चाहिए। मैं हर बार कहता हूं, नेट प्रॉफिट जो है विदाउट केमिकल्स का था इस एक्सपेरिमेंट में भी। और ऐसा ये हमारा आंकड़ा है, देश का आंकड़ा है। ऐसे जो है और कई आंकड़े हैं, मैं आपको कह चुका हूं। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है जिसको हम मापते हैं वैज्ञानिक, या उसकी सॉइल हेल्थ, भूमि की सेहत, वो हम कैसे नापते हैं? वो है उसके कुछ अवयव हैं, ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बन परसेंट, उससे नापते हैं। या भूमि की सांस लेने की शक्ति कितनी है, वो नापते हैं। या फिर ऐसे बैक्टीरिया नापते हैं जो पौधे को बीमारियों से लड़ने की या कीड़ों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, वो नापा। तो हमने पाया कि LC1 LC2 यानी कि विदाउट केमिकल, लो कॉस्ट एग्रीकल्चर, उनमें ही इनकी मात्रा ज्यादा थी, दूसरों में कम थी। तो आपकी पैदावार ही नहीं मिलती, आपको एक स्वस्थ मिट्टी भी मिलती है, और ऐसी मिट्टी मिलती है जिसमें हमने पाया कि कार्बन को यदि हम नापें तो 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज्यादा कार्बन है। आपने सबने सुना होगा कार्बन क्रेडिट और कार्बन मार्केटिंग। तो ये कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बन मार्केटिंग को भी, यानी कि हम बाहर से पैसा भी ला सकते हैं। और अगला आंकड़ा सिर्फ आंकड़े के तौर पे मैं बताऊंगा कि ये कहने के लिए कि ऐसे ऐसे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रों में से हमने छापा और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स का एक आइडिया दिया विज्ञान को। और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है, जहां जहां केमिकल नहीं थे वो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा पुख्ता थी। और यही इस एक कहने के लिए मैं आपको कहता हूं। मैं एक बात कहूंगा कीड़ों के बारे में और फिर अगला खत्म करने की तरफ जाऊंगा। वो ये कि मेरे साथी वैज्ञानिक इक्रिसेट में ही श्री HC शर्मा, हरिचंद शर्मा ने एक किताब छापी जिसको यूके की एक संस्था ने छापा, और उसमें उन्होंने एक ही कीड़ा जिसको हेलिकोवर्पा आर्मीजीरा, जिसके अगेंस्ट बीटी वगैरह का जोर चल रहा है, उस एक ही कीड़े के उस किताब में उन्होंने लिखे हैं 150 के आसपास जो है प्रीडेटर्स हैं, यानी कि परजीवी हैं। उनको एक और कीड़े हैं जो इस कीड़े को खाते हैं, वो है प्रीडेटर। और एक 153 के आसपास पैरासाइट्स हैं, यानी कि उसके शरीर को बीमारी देते हैं, उसके शरीर पर जो है इन्फेक्शन करते हैं जिससे वो कीड़ा मरता है। तो कुदरत में एक ही कीड़े के 300 दुश्मन, विज्ञान ने बताया है। मेरे साथी वैज्ञानिक जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है। और इस प्रकार मेरा मानना है, प्रकृति में जितने भी कीड़े हमारी फसलों को तंग करते हैं, हमारी फसलें खाते हैं, कुदरत के पास उसके दूसरे इलाज हैं, उनको हम मित्र कीड़े कहते हैं। इसके ऊपर भी शोध किया गया है। तुरा, नीम, इस प्रकार के इस देश में सैकड़ों पौधे हैं जिनमें कीड़ों और फफूंद को मारने की क्षमता है। मैं उस पर इतना नहीं कहूंगा। पेड़ों का जो है महत्व बहुत है। पेड़ जितना, कोई पेड़ मान लो जमीन से 10 फुट ऊंचा उगा हुआ है, 40 फुट ऊंचा हुआ है, तो उसकी जड़ें उतनी गहरी जाती हैं। यदि हम उन पेड़ों को अपने ही खेतों पर
50-60 फुट की दूरी पर एक एक लाइन लगा दें, परंतु उन पेड़ों को उतना ऊंचा ना होने दें कि वो हमारे फसलों के ऊपर छाया कर दें, और उनके जो बायोमास है, टहनियां हैं, पत्ते हैं, उनको जो है हम वापस अपने खेतों में डालते जाएं, तो पेड़ों की जड़ें अपना खाना उतनी गहराई से जाएंगी। कुदरत में ऐसी कोई हमने ऐसी कोई मशीन इजाद नहीं की जो उतनी गहराई से सारे 30 के 30 तत्व लेके आएगी। पेड़ ही एक ऐसा है, और वो पेड़ जो है, वो पेड़ हमें उतनी, उसका क्रॉप यील्ड से कोई कंपटीशन नहीं है। क्रॉप, हमारी जो फसलें हैं अक्सर वो 3 से 4 फुट इतनी ऊंची होती हैं, तो उसकी गहराई भी जड़ों की उतनी गहरी जाती है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। और इस प्रकार से जो है हम ये कृषि कर सकते हैं। आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि कृपया अपने लिए, कम से कम खुद के लिए, एक छोटे अपने पूरी जमीन के पूरे हिस्से के एक छोटे हिस्से पर, चाहे 1 एकड़ पर, बगैर रसायनों की कृषि करें, जैविक कृषि करें। यदि जैविक कृषि में आपकी पैदावार कम है साथ पड़ोसी वाले खेत से या पड़ोस के किसान के खेत से, तो कृपया ऐसा नहीं समझिए कि जैविक कृषि में पैदावार कम होती है। इसका मतलब यह है कि अभी आपने वो सब चीजें नहीं लगाई जो जैविक कृषि में जरूरी हैं। तो कृपया उस अपने क्षेत्र के उस सफल किसान को देखें, ढूंढें, जो कुछ किताबों में और ऑर्गेनिक फार्मिंग सोर्स बुक जो क्लाड अलवारिस द्वारा लिखी हुई है, उसमें लगभग 400 किसान